नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा है। एक स्टूडेंट लीडर की मौत के बाद शुरू हुए प्रोटेस्ट कुछ ही वक्त में वॉयलेंट अनरेस्ट में बदल गए हैं। दोस्तों, इस दौरान दो लीडिंग न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई, लार्ज स्केल पर तोड़फोड़ और आर्सन हुआ और एक हिंदू आदमी को भीड़ के द्वारा जिंदा पीट पीट कर मार दिया गया। उसके बाद उसको आग लगा दी गई। दोस्तों, दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स, एक डेली स्टार जो इंग्लिश का लीडिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था बांग्लादेश में, एक प्रथम आलोक बांग्ला भाषा का लीडिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था। इन दोनों की बिल्डिंगों में तोड़फोड़ करी गई, आग लगा दी गई और खास बात यह रही कि पुलिस और आर्मी खड़े होकर तमाशा देखती रही। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये इंसिडेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना खराब हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ है, सवाल ये है कि प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हो गया। क्या ये सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर की डेथ के बाद का पब्लिक एंगर है या फिर इस अनरेस्ट के पीछे कोई प्लान्ड पॉलिटिकल एजेंडा काम कर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इन प्रोटेस्ट का रियल ट्रिगर क्या है, भीड़ इतनी रेडिकल कैसे हो गई, क्या ये सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर की मौत के बाद का गुस्सा है। दोस्तों, इस पूरे केओस में एक नया नाम उभर करके आया है जिसका नाम है इंकलाब मंचो। इंकलाब मंच दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जुलाई 24 के बाद बनी और इसका फाउंडर था शरीफ उस्मान हादी, जिसकी हाल ही में डेथ हुई है और जिसकी डेथ के बाद ये सारे प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायलेंट हो गए हैं। दोस्तों, बात करें शरीफ उस्मान हादी की, तो शरीफ उस्मान हादी एक एंटी इंडिया पर्सन था और फरवरी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसमें एक एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन भी लड़ रहा था। दोस्तों, इसी बीच में दो बाइक सवार गनमैन आते हैं और इसको गोली मार करके चले जाते हैं। क्रिटिकली इंजर होने की वजह से इसको, जो मोहम्मद यूनिस की केयर टेकर गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, वो इसको सिंगापुर शिफ्ट करती है। 5-6 दिन इलाज चलता है लेकिन वहां पर इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद ही बांग्लादेश में ये सारे वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शरीफ उस्मान हादी एक प्रोमिनेंट लीडर था। जुलाई में जो अपराइजिंग हुई, पिछले साल जुलाई में जो अपराइजिंग हुई, जिसके बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा, उसके बाद जो स्टूडेंट लीडरशिप उभर करके आई उसमें से एक प्रोमिनेंट नाम शरीफ उस्मान हादी का था, जिसने इंकलाब मंच बनाया। और इंकलाब मंच को जाना जाता है एंटी इंडिया और एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, बात करें शरीफ उस्मान हादी की, दोस्तों ये जो स्टूडेंट लीडर था ये बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया था। आज बांग्लादेश में जिस ग्रेटर बांग्लादेश की बात होती है उसके पीछे भी इसी स्टूडेंट लीडर का हाथ था। अपने इंकलाब मंचो ग्रुप की मदद से ये इस आइडिया को पुश करता था। दोस्तों, शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद एक दिन का स्टेट मॉर्निंग अनाउंस किया गया यूनिस गवर्नमेंट के द्वारा, राजकीय शोक घोषित किया गया बांग्लादेश में और इसके बाद से ये सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। ये दोस्तों, शरीफ हादी की डेथ को एंटी इंडिया प्रोपागेंडा का इमोशनल फ्यूल बना दिया गया। फिर धीरे धीरे ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट एक अलग डायरेक्शन में चला गया, जिसमें इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हुई। भीड़ ने एंटी इंडिया स्लोगन्स यूज करना स्टार्ट किया, मीडिया हाउसेस को टारगेट किया, पुलिस स्टेशन के पास लिंच कर दिया हिंदू व्यक्ति को। ये सारा जो आउटरीच हुआ ये स्पॉन्टेनियस आउटरीच नहीं लगता है दोस्तों, ये सेलेक्टिव टारगेटिंग होती है जो आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग का सिग्नल देती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात है कि पुलिस और आर्मी इन सब में एकदम पैसिव रोल निभाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, भीड़ तभी इतनी फियरलेस होती है जब उसे पता हो कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, पिछले साल जुलाई में जो प्रोटेस्ट हुए उसको बोला गया था स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स का अपराइजिंग था। तो उसी से निकली एक पार्टी जिसको बोला गया नेशनल सिटीजन पार्टी। दोस्तों, ये जो पार्टी है इसको मोहम्मद यूनिस की बैकिंग है और इसका ही एक लीडर है हसनत अब्दुल्ला। इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान इसने इंडिया को लेकर के एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया। इसने बोला कि अगर बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जाता है तो बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश 7 सिस्टर्स को आइसोलेट करेगा। दोस्तों, 7 सिस्टर्स बोलते हैं इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो बेसिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करने की बात कही इस हसनत अब्दुल्ला ने, जो कि एक लीडर है एनसीपी का। एनसीपी क्या है? एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी, और बांग्लादेश में अपना पॉलिटिकल फ्यूचर तलाश रही है। दोस्तों, एनसीपी और इंकलाब मंच के लोगों को लगता है कि शरीफ उस्मान हादी की मौत के पीछे इंडिया का हाथ है। प्रोटेस्टर्स ने इंडिया को डायरेक्टली टारगेट करना शुरू किया। इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च किया गया, इंडिया रिलेटेड एलिगेशंस लगाए गए और ये डेवलपमेंट दोस्तों बांग्लादेश के इंटरनल अनरेस्ट को रीजनल डिप्लोमेटिक इशू में कन्वर्ट करता है। बांग्लादेश में कई जगहों पर जो वायलेंट मॉब थी ये मार्च करती है टुवर्ड्स इंडियन हाई कमीशन, जिसकी वजह से इंडिया को अपने वीजा सेंटर्स भी बंद करने पड़े।
ক্যাম্পাসের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই दोस्तों इसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया न्यू दिल्ली में। ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया इंडिया ने। दोस्तों इंडिया ने इस दौरान कंप्लीटली रिजेक्ट किया है जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेश। इंडिया ने अपना फर्म प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है और बताया है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है, दे हैव नाइदर कंडक्टेड थोरो इन्वेस्टिगेशन नॉर शेयर्ड मीनिंगफुल एविडेंस। ना तो कोई एविडेंस शेयर किया है, ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, और डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस लगा दिए हैं और जिसके थ्रू एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है अगेंस्ट इंडिया इन बांग्लादेश। दोस्तों आज जो अनरेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जुलाई 2024 का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों हमने जुलाई 2024 में देखा कि किस तरीके से शेख हसीना को पावर छोड़नी पड़ी, कंट्री में पॉलिटिकल एक तरीके से पूरा अपहेवल हुआ और मोहम्मद यूनुस ने केयर टेकर गवर्नमेंट का चार्ज लिया और एक इंटरिम सेटअप बना। दोस्तों उस मोमेंट से एंटी हसीना फोर्सेस ज्यादा वोकल और ऑर्गेनाइज हो गए। पिछले साल जुलाई के बाद जब मोहम्मद यूनुस ने टेक ओवर किया, दोस्तों उसके बाद से ही बांग्लादेश में इलेक्शंस की डिमांड बढ़ रही थी। तो हाल ही में यूनुस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फरवरी 2026 में इलेक्शंस कराए जाएंगे बांग्लादेश में। अभी जो वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों, ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं सिर्फ आइडियोलॉजी के लिए नहीं है। दोस्तों इनका डायरेक्ट कनेक्शन अपकमिंग इलेक्शंस, पावर लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसलिए इलेक्शन से पहले मीडिया को टारगेट किया गया है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो आपको इस समय दिख रहा है, एक नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ताकि इलेक्शंस में हेल्प मिले। दोस्तों इलेक्शन से पहले एनसीपी और जमाते इस्लामी, जिसकी हम बात करेंगे आगे, ये सब पार्टीज अब यूथ को रेडिकलाइज करके स्ट्रीट प्रेशर क्रिएट करके एक नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश में मेजरली 4 पार्टीज हैं जो इलेक्शन की रेस में थी, जिसमें से इफेक्टिवली अभी 3 पार्टीज हैं, क्योंकि जो अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसको बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जो एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट बांग्लादेश में है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट हो चुका है। हमने कुछ टाइम पहले देखा भी था कि बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस भी अवार्ड किया था। तो शेख हसीना को लेकर के किस तरीके का सेंटीमेंट है बांग्लादेश में, उसको लेकर के और कुछ कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो अब बचते हैं 3 पार्टियां। एक तो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको बोलते हैं बीएनपी, जिसकी लीडर है खालिद जिया, और एक पार्टी है जमाते इस्लामी पार्टी। दोस्तों ये जो पार्टी है ये पूरी तरीके से इस्लामिस्ट पार्टी है और इसको पाकिस्तान की और आईएसआई की बैकिंग है। और इसके बाद जो पिछले साल जुलाई 2024 के बाद जो एक पार्टी बनी है, उसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जो कि स्टूडेंट्स द्वारा लेड है। बेसिकली इसको मोहम्मद यूनुस की बैकिंग है। बेसिकली रिपोर्ट्स और ग्राउंड विजुअल से एक बात की तरफ पॉइंट करते हैं कि एनसीपी एक पॉलिटिकल फेस है, पर आइडियोलॉजिकल डेप्थ जमाते इस्लामी के पास है। जमाते इस्लामी की जब हम बात करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल एंटी इंडिया स्टांस रहा है। 1971 के बाद से ही एक अनरिजॉल्व हॉस्टिलिटी रही है जमाते इस्लामी के अंदर भारत को लेकर के, और इस्लामिस्ट मोबिलाइजेशन में इनकी एक्सपर्टीज है। दोस्तों बात करें बीएनपी की, तो जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है बीएनपी की कि बीएनपी ही गवर्नमेंट बनाएगी, अगर डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस रखा जाता है। अब जबकि अवामी लीग तो कंपटीशन से ही बाहर है, तो बचती है जो बड़ी मेजर पार्टी है, वो बीएनपी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको लीड करती है खालिद जिया, जो कि 3 बार की एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। और बीएनपी के जो एक्टिंग चीफ हैं वो इनके बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि एग्जाइल में है और लंदन में रह रहे थे। जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको बैन कर रखा था बांग्लादेश में एंटर होने से। अभी उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन से पहले बांग्लादेश में आएंगे। इसके बाद बात करें दो जो पार्टीज बचती हैं, एनसीपी और जमाते इस्लामी। दोस्तों जमाते इस्लामी एक इस्लामिस्ट पार्टी है जिसको हसीना गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था, लेकिन जो पिछले साल जुलाई में अपराइजिंग हुई, इसके बाद ये फिर से इमर्ज हुई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सेकंड नंबर पे रहेगी। इसको लीड करता है शफीकुर रहमान, और ये लोग सरिया लॉ की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में सरिया लॉ लगाना चाहिए। दोस्तों दूसरी तरफ है एनसीपी। एनसीपी जो है स्टूडेंट लीडर्स द्वारा बनाई गई पार्टी है, अपराइजिंग के बाद, जुलाई अपराइजिंग के बाद बनी थी। दोस्तों इनके पास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन जो चाहिए पूरे कंट्री के लेवल पर, वो बहुत ही वीक है और लिमिटेड फंड्स भी हैं। दोस्तों पोल्स का कहना है कि ये बीएनपी और जमात से बहुत पीछे रहने वाले। दोस्तों जो 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया, उसके पीछे एक रीजन ये भी रहा कि उन्होंने अपने ओपिनियन पोल्स में एनसीपी और जमात इस्लामी को काफी नीचे रखा था। तो दोस्तों उन दोनों न्यूज़पेपर को एंटी इंडिया
का लेबल चिपका करके उनको टारगेट इसीलिए किया गया है और उनको बोला गया कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, शेख हसीना के ये प्रो शेख हसीना रेजिम जो ये न्यूज़पेपर्स हैं। तो इस तरीके के लेबल लगा करके इनको टारगेट करके इन पे तोड़फोड़ करी गई, इनकी बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों बात करें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की, तो हिस्टोरिकली बहुत ही सेंसिटिव रहे हैं। अभी हाल ही में 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस मनाया है। विजय दिवस मनाया जाता है 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसके बाद बांग्लादेश बना। दोस्तों 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, उसमें इंडिया की मदद से इंडियन आर्मी और मुक्ति योद्धा जो मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी बांग्लादेश में, इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी मिलकर के पाकिस्तान से लिबरेट कराया बांग्लादेश को। इसीलिए 16 दिसंबर को इंडिया में विजय दिवस मनाया जाता है और बांग्लादेश में विजय दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों जो जमात इस्लामी और एनसीपी है, इसके पीछे माना जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई की बैकिंग है और इसके साथ साथ यूएस की डीप स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडिया के लिए बांग्लादेश सिर्फ नाइबर नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और एक रीजनल स्टेबलाइजर भी है। अगर रेडिकल फोर्सेस बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करती हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ ढाका तक नहीं रुकता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज होती है, बॉर्डर की स्टेबिलिटी भी फर्क पड़ता है और बे ऑफ बंगाल की जियोपॉलिटिक्स उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए सवाल सिंपल है, ये स्टूडेंट अपराइजिंग नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड इंस्टेबिलिटी लगती है। और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी इलेक्शंस के पहले ऐसी इंस्टेबिलिटी होती है तो किसी ना किसी को पावर में लाना होता है। बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान बैक्ड जमात इस्लामी है और एनसीपी है, उसको एक पावर में लाने की कोशिश हो रही है किसी ना किसी तरीके से। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ एनालिसिस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। दोस्तों आप इस पूरे क्राइसिस को कैसे देखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।